ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर संजय, एक तरफ जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर की जो सुगबुगाहट है वो भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में डरा देने वाली कुछ और समस्याएं भी सामने आ रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में एक और रहस्यमय संक्रमण देखा जा रहा है जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया जा रहा है। जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस की ये जो बीमारी है, ये जो संक्रमण है, ये कोरोना के दौरान हो रहा है या कोरोना के बाद हो रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो कि आपके इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो वह ब्रेन के साइनसेस को और कई बार जो ब्रेन में पास होने वाली रक्त धमनियां जैसे कैरोटिड आर्टरी है उनको इन्वॉल्व करता है और उसकी वजह से आंखों में सूजन, आंखों में कालापन और देखने की रोशनी जाने की संभावना हो सकती है। केसेस ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस के समय पेशेंट को मॉइस्ट ऑक्सीजन देते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, पेशेंट को कई तरह की दवाइयां दी जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो दवा है वो डेक्सामेथासोन और स्टेरॉइड की जो दवाइयां हैं, उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और यह दवा फायदेमंद तो है, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी में गिरावट आती है। और यह फंगस कोरोना के पहले जो हम देखते थे वो डायबिटिक पेशेंट में काफी देखते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि ये पेशेंट ब्लैक फंगस लेके आते हैं और उस समय डायबिटिक की पहचान होती है कि ब्लड शुगर 300, 400, 500 ऐसे पेशेंट आते थे। तो ये केसेस देखने को मिलते थे, लेकिन बहुत रेयर था और डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कोरोना के समय में स्टेरॉइड का यूज काफी ज्यादा हुआ है। कई बार तो लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन लेके और ओवर द काउंटर मेडिकेशन करके बिना डॉक्टर के सलाह के भी स्टेरॉइड दिए हैं। तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि आज तो हम कोरोना के लिए स्टेरॉइड दे रहे हैं, लेकिन कल जाकर उसके जो साइड इफेक्ट होंगे, और ये जो साइड इफेक्ट है एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि सिर्फ मेडिकेशन नहीं करना है कोरोना के समय। ब्लैक फंगस एक बहुत ही सीरियस डिजीज है और अराउंड 25-30% पेशेंट्स में ये काफी क्रिटिकल हो जाता है और कई केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इस सवाल के माध्यम से जो मैं संदेश देना चाहता हूं कि ओवर मेडिकेशन ना करें, मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह से करें और आउट ऑफ पैनिक जाकर ना करें, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स में। डॉक्टर संजय, ये जो ब्लैक फंगस है, जिसे अगर हम मेडिकल की भाषा में कहें म्यूकोरमाइकोसिस है, तो क्या ये दूसरे को भी संक्रमित कर सकता है क्या? मैंने जैसा अभी बताया कि हम लोग जो पहले जो म्यूकोरमाइकोसिस देखते थे वह डायबिटिक पेशेंट्स में देखते थे। आमतौर पर जिस पेशेंट की या जिस पर्सन की इम्यूनिटी ठीक है और डायबिटिक नहीं है या डायबिटिक है भी तो कंट्रोल डायबिटिक है, उसमें यह फंगस नहीं मिलता है। डॉक्टर, इसका कोरोना से क्या संबंध है? क्योंकि जब से कोरोना आया है उसके कुछ टाइम बाद से ये लगातार जो है इसके केसेस आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। कोरोना से इसके 3 जो डायरेक्ट रिलेशन है, जो ऐसा लगता है कि एक तो कोरोना के पेशेंट्स में वैसे इम्यूनिटी कम होती है और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो कई बार उसमें सीवियर डिजीज होती है और उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा कारण है कि जो स्टेरॉइड का धड़ल्ले से यूज हो रहा है उससे शुगर अनियंत्रित होता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तीसरा, जब पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं वहाँ मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है और कई बार उसकी वजह से जो फंगस है वह नाक में या मुंह में चला जाता है और उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर, स्टेरॉइड्स की जो इस्तेमाल है वो लगातार इस कोरोना की बीमारी के दौरान बढ़ा है, इससे और क्या क्या साइड इफेक्ट होने के खतरे हो सकते हैं? स्टेरॉइड से सबसे बड़ा जो नुकसान है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार क्या है कि अगर पेशेंट सेल्फ आइसोलेशन में है, वहाँ मॉनिटरिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है और आपने उसको स्टेरॉइड दे दिया और ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सबसे बड़ा तो नुकसान वही है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि बाकी जो को इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कोरोना के पेशेंट में जैसे सैचुरेशन कम हो रहा है तो कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर होता है, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है या अलग तरह के वायरस संक्रमित कर सकते हैं पेशेंट को या बाकी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड तभी यूज करें जब उसकी जरूरत हो, उतना ही यूज करें जितनी जरूरत हो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा डॉक्टर की देख रेख में यूज करें। डॉक्टर संजय, किसी व्यक्ति को कोरोना हो रखा है, वो कोरोना के साथ साथ इस ब्लैक फंगस या दूसरी अन्य बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा के रखेगा? सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है बचाने का कि अगर आपको कोरोना है और आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर पे एक नजर हमेशा रखें और फिर अगर स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है
तो हम ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हुए स्टेरॉइड देते हैं और इस तरह का उपचार किसी डॉक्टर की देखरेख में ही हो सकता है। डॉक्टर संजय, कोरोना से जूझ रहे लोग एक नई तरह की परेशानी का भी सामना कर रहे हैं। रिकवर होने के बाद कई मरीजों को जो है हृदय रोग हो रहा है या हृदय से संबंधित अन्य तरह के भी रोग हो रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, हृदय रोग की वजह से कई यंग पेशेंट हमने देखे कि उनकी डेथ हो गई, कि रिकवर हो गए, सब ठीक चल रहा था, पर पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला था या डिस्चार्ज होकर घर आने वाला था, घर आ चुका था और उसके बाद अचानक उसकी डेथ हो गई। तो इसमें कई बार ब्लड थिनर्स को यूज करते हैं, लेकिन जैसा हमने अभी आपको बताया कि कोई भी उपचार देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ब्लड थिनर सारे पेशेंट में जरूरत नहीं है। हम कुछ मार्कर्स यूज करते हैं, जैसे कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जैसे डी डाइमर है या आपको सीआरपी के टेस्ट हैं। उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट्स को ब्लड थिनर की जरूरत है, या पेशेंट को पहले से कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, या पेशेंट को कुछ हार्ट के वॉल्व की प्रॉब्लम है, या पेशेंट एंजियोप्लास्टी या पेशेंट बाईपास सर्जरी करा चुका है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड थिनर पेशेंट पहले से ही ले रहा होता है। लेकिन कोरोना के समय कुछ पेशेंट्स में इसकी जरूरत होती है, तो आप उसको यूज अगर करना है तो डॉक्टर की सलाह से ही करें। डॉक्टर, एक सवाल यहाँ पे है कि भारत में जो है एक नया वेरिएंट जिसे कह रहे हैं B.1.617 जो है, इसकी वजह से भी भारत में केसेस बढ़े हैं। ऐसे में क्या ये जो वेरिएंट नया है, ये क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को री इन्फेक्ट भी कर सकता है? देखिए, अभी कई स्टडी जैसी आई है कि कोरोना के होने के बाद एंटीबॉडी कितनी दिन रहती है। जैसे अभी मैं एक इटली की स्टडी पढ़ रहा था, उसमें था कि 8 महीने एंटीबॉडीज रहता है। फिर एक मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टडी पढ़ रहा था, उसमें है कि 3 से 4 महीने तक एंटीबॉडी रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी एक साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है, किसी को नहीं पता है कि एंटीबॉडी कितने दिन रहता है, क्योंकि एंटीबॉडी मेजरमेंट के भी अलग तरीके होते हैं। कई लैब्स में जो एंटीबॉडी मेजरमेंट्स के तरीके होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी कई तरह के होते हैं। जैसे बी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, टी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। तो हर तरह की एंटीबॉडी मेजर करना बेसिकली हर लैब में पॉसिबल नहीं है। तो जब तक कोई रोबस्ट स्टडी या बिल्कुल लार्ज पॉपुलेशन साइज पे स्टडी अगर नहीं आती है, ये बताना मुश्किल है कि एंटीबॉडी कितने दिन तक रहती है। तो आपका जो सवाल है कि अगर एक नया वेरिएंट आता है तो पहले से इन्फेक्टेड इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं। अमेरिका में जो सीडीसी है उसकी गाइडलाइन है, उसमें है कि इसकी संभावना बहुत ही रेयर है कि विद इन 90 डेज पेशेंट को री इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी वेरिएंट से। 90 डेज के बाद हाँ एक थ्योरेटिकल रिस्क होता है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको एक इटली की स्टडी के बारे में बताया, तो उसमें देखा गया कि मीन एक जो एंटीबॉडी था वो 8 महीने तक था पेशेंट के बॉडी में। तो जब तक एंटीबॉडी है तब तक री इन्फेक्शन का चांसेस कम है। जैसे इस बार भी हमने जो दिल्ली में इन्फेक्शन हुआ तो हमने देखा कि जिनको पहले इन्फेक्शन था उनको दोबारा हुआ इन्फेक्शन, लेकिन उसमें अच्छी बात क्या थी कि उनको बड़े माइल्ड इन्फेक्शन थे। डॉक्टर संजय, अब री इन्फेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, नए वेरिएंट की जब बात हम कर रहे हैं, ऐसे में जो टीकाकरण हो रहा है, जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है भारत में, क्या वो इस पर पूरी तरह से प्रभावी है? देखिए, एक तो बहुत ही क्लियर है कि अभी आपने देखा होगा कि सेकंड वेव कह लीजिए या जो दिल्ली में 4th वेव कह लीजिए, इस पिछले 1-2 महीने में अगर आप देखते हैं तो वैक्सीनेशन ने 2 ग्रुप के लोगों को काफी फायदा पहुंचाया है। एक जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरा जो एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि ये 2 ग्रुप हैं जिनको सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। तो बेशक कुछ केसेज हुए हैं जिनमें पेशेंट ने पूरी वैक्सीनेशन ली, उसके बावजूद भी इन्फेक्ट हुए या डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली हुआ है ऐसा, लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है कि काफी लोगों को बचाया भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे कितने भी वेरिएंट आ जाए, वैक्सीनेशन एक बेसिक प्रोटेक्शन आपको देता है, और वो प्रोटेक्शन हो सकता है कि आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है कि मॉडरेट हो जाए, लेकिन सीवियर डिजीज, वेंटिलेटर पे जाने की नौबत, डेथ, इससे काफी प्रोटेक्ट करता है। डॉक्टर संजय, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोरोना वायरस संक्रमण पर जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।